एक साल पहले को लेके चलते, एक साल पहले का आर्यन जो 85 परसेंटाइल पे टिका हुआ है ना, उसके पास कोई अच्छा कॉलेज मिलने को है और ना उसके पास एनडीए है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, पर स्टिल उस आर्यन ने हार नहीं मानी। उस आर्यन ने कभी भी छोड़ा नहीं इस प्रिपरेशन को। उसने बोला नहीं, मैं ड्रॉप लूँगा, मैं फिर भी एक और कोशिश करूँगा, मैं तब तक कोशिश करूँगा जब तक मैं कर सकता हूँ। ओके, तो उसने फिर जब से प्रिपरेशन शुरू करी, अगेन एनडीए दिया, फिर फेल हुआ, तब भी नहीं छोड़ा। उसके बाद फिर जेईई दिया और अब इसकी 98 परसेंटाइल आई है। इसको बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता है, एनीवेयर वेर एवर ही वांट, गुड एनआईटीज़, गुड गवर्नमेंट कॉलेजेस ही कैन गेट। सो स्टैंडिंग एट दैट पोजीशन। तो आप देख सकते हैं एक साल में कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, और इट्स जस्ट द इंप्रूवमेंट ऑफ योर माइंड सेट, हाउ यू टेक थिंग्स। it's the basically the quality of his positivity and optimism that he has, how he takes the difficult circumstances that comes in his way. इतने ups and downs के बाद भी यार बंदा आज एक लेवल पे है, जेईई एडवांस दिया, चाहे आगे कुछ भी हो, but still he has learned perseverance, he has learned resilience in his life that will move on in his whole journey of life rest, which will help him in many situations. Thank you so much. सब कुछ मैंने अगर यहाँ से हार मान ली तो बस मैं ख़त्म हो गया, लाइक द स्टोरी वॉज ओवर, द पाथ वॉज ओवर। ओके, सो बट मैंने चुना कि नहीं यार, अब ठीक है, कोई बात नहीं, जो हो गया अब तक हो गया, अब आगे की चीज़ें वो हैं, वो मेरे हाथ में हैं। सो आगे की चीज़ क्या थी? आगे की चीज़ थी जेईई एडवांस। सो जेईई एडवांस इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने बोला मेरे पास जो भी है मैं लड़ूंगा, जितना भी आता है मैं लड़ूंगा, पर मैं लड़ूंगा ज़रूर। That's the main confidence that he has, that's the motivation that he has, and that everyone should learn this thing. तो ब्रेक नहीं होना है, कभी भी ब्रेक नहीं होना है, चाहे जो भी हो जाए, बुरा हो जाए, ब्रेक नहीं होना है। This is the best thing you can learn from him. Okay, and जेईई एडवांस क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद क्या यार, अब तो मतलब क्या, अब तुमने फिर क्या सोचा कि मैं क्या करूँगा अपनी लाइफ में? तो मतलब ज़रा उस पर बताइए कि जिस चीज़ को तुमने अपना सब दे दिया वो भी चीज़ क्लियर नहीं हुई, और जो चीज़ थी वो भी नहीं, उसने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया, अब तुम्हारे पास क्या बचा ब्रो, क्या बचा? सो जेईई एडवांस का आई एम बैक विद अनदर पॉडकास्ट एपिसोड। सो आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जो आपको बताएंगे कि आपको एनडीए और जेईई में से कौन सा चुनना चाहिए। इन्होंने पूरे दोनों एग्ज़ामों से लड़ाई करी है और इन्होंने बहुत अच्छी जंग जीती है। इनसे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता कि आपको एनडीए चुनना चाहिए या जेईई चुनना चाहिए। अपने टाइम पे ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, इन्होंने एनडीए भी अच्छे से दिया, जेईई भी अच्छे से दिया, बहुत ज़्यादा डेविएटेड हो गए। इनकी वजह से इनकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा टफ हो गई। इनके ऐसे ऐसे टाइम्स आए कि जब इन्हें लगा कि अब छोड़ देता हूँ, पर इन्होंने नहीं छोड़ा, ये डटे रहे। ही हैड द नेवर गिव अप एटीट्यूड। सो हियर I'm standing with my friend Aryan Mishra, who has fought with both of the exams, और इनके मुंह से ही सुनते हैं इनकी प्रिपरेशन जर्नी। और इनका जेईई एडवांस हुआ है और ये काफ़ी अच्छा पेपर दे के आए हैं, तो देखते हैं कैसा रहता है इनकी जर्नी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आर्यन है। तो आज मैं आपके सामने अपनी जर्नी का हर एक पहलू आपके सामने रखने आया हूँ। तो कैसी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे ये 3 साल बीते, मेरी जर्नी में क्या क्या मुश्किलें आई, आज यही अपनी कहानी मेरी ज़ुबानी आपके सामने, तो यही कहानी आपके सामने आज मैं सुनाने आया हूँ। चलिए, इतने अच्छी शुरुआत पे हम अपना कारवा शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आपने एनडीए क्यों चुना है? एनडीए के बारे में ज़्यादा लोगों को आई बिलीव, जैसे मेरे को तो बहुत लेट पता चला कि ऐसा कोई एग्ज़ाम भी होता है, तो आप क्यों इतना मोटिवेटेड थे इस एग्ज़ाम के लिए? क्यों आपने ऐसा क्यों ये राह चुनी? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि आपको एनडीए के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो ये एक बहुत जनरल सी बात है कि जो लोग अर्बन एरिया से आते हैं, जो लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया से आते हैं, वो लोग इस एग्ज़ाम के बारे में बहुत कम जानते हैं। ये मेरे को एसएसबी से पता लगा। तो जहाँ तक मेरे एनडीए के बारे में जानने की बात है, तो ये बात शुरू हुई मेरे 8वीं कक्षा से, यानी मेरे 8th क्लास से। 8th क्लास से, हाँ, ओके। सो 8th क्लास में क्या हुआ मेरे साथ कि मुझे अपने रिलेटिव से ये जानने को मिला कि सैनिक स्कूल एक एग्जैक्टली एक एसोसिएशन है, सैनिक स्कूल, अच्छा, ग्रुप ऑफ सैनिक स्कूल्स का। वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उन बच्चों के लिए जो कि आगे जाके आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करना चाहते हैं। आर्म्ड फोर्सेस, बिल्कुल। तो उस एग्ज़ाम
के बारे में मुझे जानने को मिला, तो मैं बहुत उत्सुक था, बहुत क्यूरियस था उस एग्ज़ाम को लेके। उस टाइम मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी डेवलप हुई कि हाँ यार, ऐसा एग्ज़ाम भी होता है। और उस टाइम मेरा कंपटीशन की दुनिया में एंट्री हुई, क्योंकि उससे पहले मैंने ऐसा कोई एज सच कंपटीशन नहीं दिया था। ऑब्वियसली स्कूल में, हाँ, स्कूल में जहाँ तक ओलंपियाड्स की बात है, हाँ ओलंपियाड्स मैं देता रहता था, बट ये एक ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन था। ऑल इंडिया। एंड जब मुझे इसके बारे में पता लगा तो मैंने अपनी प्रिपरेशन साइड बाय साइड 8th क्लास के मैंने स्टार्ट कर दी, और ख़ुद से कि मैंने एज सच कोई ट्यूशन, कोई कोचिंग, कोई कुछ ऐसा नहीं लिया मैंने। मैं अपनी खुद प्रिपरेशन जैसे चलती थी, मैंने एक बुक परचेज़ किया स्पेसिफिकली फॉर सैनिक स्कूल्स, एंड उस बुक को मैंने फॉलो किया। उसमें जो भी कुछ सिलेबस था वो सब मैंने किया। एंड 8th क्लास के बाद जस्ट हमारा जब ईयर ओवर होने वाला था, एग्ज़ाम हुआ मेरा सैनिक स्कूल का, मेरा सेंटर जयपुर में था। सो व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द एग्जाम? सो आउटकम मेरा ये था कि एग्ज़ाम था, अच्छा एग्ज़ाम था मेरा, कि मेरे को नई जो क्वेश्चंस थे वो मैं टैकल करना सीखा इस एग्ज़ाम से। बट जो रिज़ल्ट था वो अनफॉर्चुनेटली मेरे हक में नहीं आया। एंड मैंने कट ऑफ तो क्लियर किया, बट मेरिट लिस्ट में नहीं बना पाया अपनी जगह। I believe this was the first failure, big failure in your life, and there were many more to come with whom you fought dedicatedly. This was the first one. Okay, तो आपको एनडीए का ख्याल इससे आया, हमें समझ गया, पर आप एनडीए के लिए मोटिवेटेड क्यों है? डू यू रियली वांट टू सर्व द नेशन? डू यू रियली वांट टू बी इन द आर्म फोर्सेस? बिल्कुल। देखिए, एनडीए जैसा एग्ज़ाम आप तब आपको उसका मोटिवेशन तब आता है जब आप पैसे के पीछे ना भाग रहे हो, जब आप पैसे नहीं, जब आप किसी एनडीए क्या है एग्जैक्टली? एनडीए वो है जो कि आपको एक लाइफ प्रोवाइड कराता है, जो कि आपको अन्य किसी कॉर्पोरेट जॉब से नहीं मिलेगा। वो एक आर्म्ड फोर्सेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप करो। आप सिर्फ और सिर्फ औरों की तरह पैसों के पीछे अगर भागना चाहते हो तो आप नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब जैसे लोग करते हैं वैसे करो। लेकिन अगर आपको लिव अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी, जो कि इंडियन आर्मी का कोट है, सो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप ऐसी लाइफ जियो जो औरों से बहुत अलग हो। तो वो मुझे एक मोटिवेट करता था। एज सच मेरी पूरी फैमिली में कोई ऐसा नहीं है जो कि आर्म्ड फोर्सेस में है। सो एक ये भी मेरे लिए मोटिवेशन था, अगर मैं वो काम कर पाया, हासिल कर पाया, तो मैं वो पहला इंसान होऊंगा अपने पूरे फैमिली में जो कि ये कर पाए। तो ये मेरे लिए मोटिवेशन था और कुछ नहीं। वाह, बस अमेजिंग। तो अब स्किप बैक करते हैं आपकी 11th क्लास में। तो 11th क्लास में जैसे कि बाकियों की तरह आपने भी साइंस ही लिया है ना, नॉन मेडिकल, तो वो आपने कैसे सोच समझ के लिया, वो ज़रा बताइए हमें। ठीक है, जहाँ तक 11th क्लास में मेरे साइंस लेने की बात है, तो मेरे साइंस लेने की वजह मेनली यही थी। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स वे में नहीं बताऊँगा कि मेरी मेन वजह यही होती है सबकी, कि आप 11th क्लास में ऐसे बच्चों, ऐसे ऑडियंस के साथ आप एक्सपोज ऑफ होते हो जिन लोगों से आपका आगे जाके कंपटीशन होगा। बिल्कुल। तो उस कंपटीशन को जज करने के लिए मैंने 11th क्लास में अपना पीसीएम में सबसे पहले एडमिशन कराया। हाँ, और जो कि एनडीए का आप सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या समझते हो? मैथ्स है वो। तो मैथ्स जो कि 300 मार्क्स का पूछा जाता है, एंड टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप 11th-12th में साइंस लेके आपका जो मैथ्स का पोर्शन है वो आपका कवर हो जाता है एनडीए के लिए। तो सबसे बड़ी वजह मेरे लिए ये थी 11th-12th में साइंस लेने की। ओके, तो 11th आपकी कैसे गई, इस पे ज़रा आप गौर फरमाइए कि आपने उसकी कैसे की। जेई की प्रिपरेशन 11th के साथ ही कर रहे होंगे, तो जेई की प्रिपरेशन कैसे गई? आई बिलीव आपने हैंड टू हैंड रखा होगा ना? बिल्कुल। तो 11th में जैसा कि मेरा एडमिशन होता है 11th में, 11th स्कूल तो वही था, बट 10th से इतना बड़ा ट्रांजिशन हुआ, प्लस कोविड आ गया। वो सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, पूरी कंट्री के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए इनफैक्ट। तो उस टाइम क्या था कि उस टाइम तो पूरे तरीके बदल गए थे एजुकेशन के। एजुकेशन तो बिल्कुल चेंज हो गया था उस टाइम। जैसे कि हम ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग जैसे पढ़ रहे थे, उससे बिल्कुल चेंज होके हम ऑनलाइन इन्वायरमेंट में आ गए। पूरा ऑनलाइन का जो सिस्टम है उससे अडेप्ट होने में भी थोड़ा टाइम लगा, बट जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे मैं अडेप्ट हो गया। और
मेरी तैयारी चलती रही साइड बाय साइड जेई की, बट एनडीए की अभी मैंने रखा कि हाँ यार अभी मैं मैथ्स कर रहा हूँ, ठीक है मैथ्स वाला पोर्शन मेरा कवर हो रहा है, और जैसे जैसे एनडीए का टाइम आएगा वैसे वैसे मैं जिसमें जीएटी का सेक्शन होता है वो जीएटी भी कवर कर ही लूँगा। तो आपने कोई डेडिकेटेड पढ़ाई नहीं करी 11th में मैंने एनडीए के लिए कोई डेडिकेटेड पढ़ाई नहीं की, मैंने जेई के लिए सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब वीडियोस का सहारा लिया। यूट्यूब वीडियोस से मैं अपने नोट्स बनाता था, क्वेश्चंस करता था। कोई ऑनलाइन कोर्स 11th में मैंने नहीं ज्वाइन कर, सिर्फ हाँ सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब वीडियोस के थ्रू मैं अपनी तैयारी करता था। ओके, वेरी वेरी अमेजिंग, बिकॉज ये आपकी दिखाता है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं और आप कितने ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हैं कि आप अपने सिर्फ ऑनलाइन वीडियोस के ज़रिए आप जेई की तैयारी कर रहे हैं। अमेजिंग। तो अब हम मूव करते हैं कि आपका पहला एनडीए का अटेम्प्ट कब था और उसके लिए आपने कब डेडिकेटेड तैयारी शुरू करी? लाइक जर्नल स्टडीज़ वगैरह पढ़ना पड़ता है, इट्स नॉट दैट ईजी, तो वो आपने कैसे किया और वो आपने रिटर्न एग्ज़ाम कैसे दिया? देखिए जहाँ तक एनडीए एग्जामिनेशन की बात आती है तो इट वाज आफ्टर माय 12th फर्स्ट टर्म बोर्ड्स के बाद की बात है, के बाद की बात है। तो उस साल क्या हुआ था कि एक सरप्राइजिंग चीज़ ड्यू टू कोविड अनाउंस हुई थी कि सीबीएसई इस साल 2 बार बोर्ड्स कंडक्ट करवा रही है। तो उस टाइम क्या था कि फ़र्स्ट टर्म बोर्ड्स के बाद हाँ मेरा फर्स्ट टर्म बढ़िया गया था, बोर्ड्स वाज गुड एंड मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा था एनडीए के लिए। तो मैंने उस टाइम क्या किया कि उस टाइम एक फिज़िक्स वाला पे एक नया बैच लॉन्च हुआ था स्पेसिफिकली फॉर एनडीए, दैट वाज शौर्या बैच। उस बैच को मैंने ज्वाइन किया एंड उस बैच में जैसे जैसे लेक्चर्स दिखाए जा रहे थे, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, वो सब मैंने शौर्या बैच से कवर किया। एंड जो मैथ्स का पोर्शन मेरा जस्ट एज जो चल रहा था वो चल रहा था। बात है तो मैथ्स पोर्शन मेरा बढ़िया जा रहा था, जैसे कि मैंने 12th में जो मैं तैयारी कर रहा था अलॉन्ग विथ जेई, तो उससे मैं कॉन्फिडेंट था यार मैथ्स तो मेरा ठीक जा रहा है। प्लस मैं जो टेस्ट दे रहा था इन शौर्या बैच, तो उससे भी मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ रहा था कि हाँ यार मैथ्स पोर्शन मेरा कॉन्फिडेंट हूँ मैं मैथ्स पोर्शन के बारे में कि मैथ्स तो मैं अच्छा करूँगा। मेरी टेंशन बस इसी बात को लेकर थी कि हाँ जो जीएटी का पोर्शन है वो मैं कैसे कवर करूँगा। तो उसका भी मैंने जो सोल्यूशन निकाला कि मैंने बैच ज्वाइन किया। उस बैच ज्वाइन करने के बाद जो जैसे जैसे लेक्चर्स थे उन लेक्चर्स के छोटे छोटे नोट्स बनाता था एंड जो क्वेश्चन सॉल्व करता था। तो आपका एनडीए का फर्स्ट अटेम्प्ट कब था और उसका रिजल्ट्स के बारे में बताएंगे ज़रा, कैसे रहा उसका रिजल्ट्स? ओके, सो मेरा एनडीए का फर्स्ट अटैम्प्ट अराउंड लाइक 10th अप्रैल 2022 को था एंड इट वाज लाइक नॉर्मल पेपर, जैसे कि हर साल एनडीए का पेपर आता है उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, कोई नई चीज़ ना इंट्रोड्यूस करके। बहुत बढ़िया पेपर था। एवरीथिंग वाज लाइक मॉडरेट लेवल, मैथ्स वाज मॉडरेट, जो जीएटी का पोर्शन था वो भी सही था, लाइक इट वाज वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया था। एंड द आउटकम वॉज लाइक मैंने एनडीए का फर्स्ट अटेम्प्ट अपना क्लियर कर लिया। जो कट ऑफ था वो कट ऑफ हो गया एंड मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। सो ये था कि अमेजिंग। तो ये तो काफ़ी सही बात है, आपने फर्स्ट राउंड में रिटर्न क्वालिफाई कर लिया। पर अब मेरे को एक बात जाननी है, जेई मेंस का क्या हुआ? जेई मेंस का ही पीछे तो नहीं रह गया? उसका फर्स्ट अटेम्प्ट भी आने वाला होगा, तो वो आपने कैसे हैंडल किया? देखिए क्या हुआ कि अराउंड अप्रैल के अराउंड एनडीए ने जेई मेन के डेट्स अपने शिफ्ट कर दिए थे बिकॉज ऑफ स्टूडेंट कंप्लेन दैट उस टाइम बोर्ड्स के डेट्स क्लैश कर रहे थे जेई के साथ। सो उस टाइम हुआ क्या कि उस टाइम ये एक गुड न्यूज़ था मेरे लिए कि हाँ मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल गया। इट वॉज अ गुड न्यूज़। सो आफ्टर बोर्ड्स क्या हुआ कि बोर्ड्स के बाद अच्छा खासा टाइम था। हाँ यार मैं उस साइड में उस टाइम मैं रिवीजन भी कर रहा था, क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा था, जो यूट्यूब लेक्चर्स है वो भी देख रहा था, वो सब कुछ हो रहा था। एंड जो मेरा जेई मेंस है इट वाज अराउंड 26 ऑफ जून फर्स्ट शिफ्ट था वो मेरा जेई मेंस था। एंड अगर मैं लाइक जेई मेंस की अटेम्प्ट की बात करूं तो लाइक मैंने तैयारी तो की थी बट एज सच मेरा सेटिस्फैक्शन के अराउंड नहीं गया वो जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड जो परसेंटाइल मैंने स्कोर किया था वो 89.5 परसेंटाइल था। सो इट लाइक मेरे बहुत डिसअपॉइंटमेंट था इस रिज़ल्ट को लेके। सो ये था। डेफिनेटली आप एनडीए की तरफ ध्यान दे रहे थे, तो आप कैसे कर पाते जेई की तैयारी? आपने एनडीए का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, उसके आई बिलीव जस्ट 1 मंथ बाद आपका जेई मेंस था,
तो आप उसकी डेडिकेटेड प्रिपरेशन नहीं कर पाए ना. ऑब्वियसली आपने टाइम इंडिया को डिवोट किया, तो आई बिलीव काफ़ी आपको उसमें थोड़ा सा लाइक क्रॉस हो गया ना कि आप पहले एनडीए में थे फिर जेई में एकदम से आ गए. इट वॉज वेरी वेरी लाइक हार्ड फॉर सम पर्सन टू मैनेज बोथ ऑफ दीज एग्जाम्स. तो ऑब्वियसली यस, परसेंटाइल आपकी काफ़ी कम रही इस बारी. तो आई बिलीव आपने सेकेंड एंड में तो इम्प्रूव किया होगा ना. सेकेंड एंड में कैसा रहा आपका, और उससे पहले कुछ हुआ तो वो भी बताइए. हाँ, तो जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद की जो मेरी स्टोरी है वो ये है कि अब मेरे एनडीए के एसएसबी के डेट्स बहुत क्लोज आ रहे थे. तो उसके लिए होता क्या, एक बार पहले ओके सो लाइक आपको एसएसबी के बारे में थोड़ी डिटेल में जानकारी दे दूँ तो एसएसबी एक 5 डे का प्रोसीजर होता है. 5 days, ओके. सो एसएसबी का सबसे पहले मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूँ. इट इज़ सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड. ओके. सो ये सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो हैं ये ऑल ओवर इंडिया कई जगहों में है. तो ये स्टूडेंट्स को अपने यहाँ सबसे पहले तो एसएसबी का कॉल लेटर भेजते हैं. तो कॉल लेटर के बाद क्या होता है कि टोटल 5 डेज़ का ये प्रोसीजर होता है एसएसबी का. इन 5 डेज़ को कंप्लीट करके जिन लोगों को एसएसबी रिकमेंड करता है वो लोग आगे अकेडमी में ज्वाइन करने के लिए उन्हें कॉल अप लेटर इशू होते हैं आफ्टर देयर medicals and all. Yes. So this is the main thing which you need to clear, है ना. हाँ. सो ये एसएसबी का प्रोसीजर है. एसएसबी की ट्रेनिंग की जहाँ तक बात है तो मैंने उस आफ्टर माई फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ जेई मेंस मैंने मेरे रिलेटिव से सुनने में आया था कि ये एमास नाम का एक इंस्टीट्यूट है जिसका फुल फॉर्म है अकेडमी ऑफ मिलिट्री एप्टीट्यूड एंड स्किल्स. उसके डायरेक्टर है कर्नल मोहिंदर पाल सिंह. सो उनको लाइक वन ऑफ माय रिलेटिव जानते थे तो उन्होंने मुझे उनका कांटेक्ट दिया कि हाँ ये एसएसबी की प्रिपरेशन कराते हैं और इनके रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया थे. तो उस टाइम मैंने ये डिसाइड कर लिया हाँ कि ठीक है मैं एमास में सबसे पहले एक कोचिंग कर लेता हूँ ताकि मेरे को एक आइडिया मिल जाए एसएसबी का कि एसएसबी हाँ ठीक है ये प्रोसीजर होता है, मुझे ये करना है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा उस हिसाब से. तो कितने टाइम का था वो? तो वो 3 वीक्स का था पूरा एसएसबी का प्रोसीजर. सो 3 वीक्स के अंदर लाइक हमें एसएसबी का जो भी पार्ट है, जो भी हर एक डिटेल है, पूरा डिटेल में हमें समझाया गया, टेस्ट तक सब कुछ बताया. एंड क्लासेस जो थी ऑलमोस्ट लाइक 6-7 आवर्स की वो चलती थी क्लासेस. सो उन क्लासेस में अलग अलग टीचर्स आते थे जो कि अलग अलग बोर्ड्स के डायरेक्टर थे. इनफैक्ट कि मान लो हमारे कर्नल मोहिंदर पाल सिंह थे, वो एक्स GTO थे 14 SSB इलाहाबाद के. सो हमें अलग अलग डायरेक्टर्स जो अलग अलग बोर्ड्स के रहे थे वो हमें सिखाते थे कि हाँ आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है, आपको एसएसबी में जाके ये करना है. तो वो मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड था कि हाँ यार अच्छी जगह आया हूँ. सो बिल्कुल मेरा टाइम यूटिलाइज हुआ है इन 21 डेज़ में. तो ये बिल्कुल फील हुआ मुझे. तो आपके मेरे ख्याल 21 दिन तो ट्रेनिंग में ही चले गए. फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद 21 दिन तो ट्रेनिंग में ही चले गए. एंड आई बिलीव 1 महीने बाद जेईई का सेकंड अटेम्प्ट था. ओ माय गॉड. तो प्रिपरेशन तो पता नहीं कैसे आपकी हुई होगी. तो सेकंड अटेम्प्ट के बाद आपने कैसे दिया और कब था वो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग? देखिए एसएसबी के ट्रेनिंग के दौरान क्या हुआ कि मेरा बिल्कुल फोकस एसएसबी के ट्रेनिंग पे ही चला गया. तो मैं एनडीए से तो बिल्कुल लाइक डिटैच सा हो गया था कि सॉरी जेई से, आई एम सॉरी टू से, जेई से मैं बिल्कुल डिटैच हो गया था. सो जेई पे बिल्कुल मेरा फोकस शिफ्ट हो गया. एंड आफ्टर माय ट्रेनिंग लाइक बिल्कुल मेरे पास 3 या 4 दिन बचे थे अगर मैं आपको गिन के बताऊं तो. सो 3 या 4 दिन मेरे पास बचे थे. तो उन 3 या 4 दिनों में मैंने सोचा कि हाँ यार अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, आई कैन सॉल्व क्वेश्चंस जितना मैं कर सकता हूँ और रिविजन कर सकता हूँ. तो मैंने बिल्कुल वही किया. बट जो इस बार भी था मेरा जेई का अटेम्प्ट उतना बढ़िया नहीं गया. इनफैक्ट परसेंटाइल पहले से रिड्यूस हो गई. हाँ बिल्कुल 89.5 से वो 85 परसेंटाइल रिड्यूस हो गई. सो बिल्कुल लाइक डिज़ास्टर था मेरे लिए कि मतलब उस टाइम एक पॉइंट था, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी. बट लकीली क्या था कि मैंने जेई एडवांस की कट ऑफ क्लियर कर ली थी उस टाइम पहले अटेम्प्ट के बेसिस पे. तो ये था मेरे से. ओ माय गॉड, आपने जेई एडवांस कट ऑफ क्लियर कर ली, यही बहुत बड़ा मिरेकल है मैं कहूँगा. क्योंकि 89 परसेंटाइल पे भाई मतलब बंदा वो उम्मीद ही छोड़ देते हैं कि आगे क्या होगा. आई बिलीव आप ऐसे क्रॉस पे खड़े थे जिसमें आपको पता नहीं था. अभी आपका एनडीए भी होना, एसएसबी बाकी था,
अभी जेई के दोनों अटैम्प्ट्स आपके जा चुके थे लगभग, क्योंकि इतनी कम परसेंटाइल थी और आपको पता भी नहीं था कि मेरे प्रिपरेशन के हिसाब से मेरे को कॉलेजेस मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिलेंगे आपको। तो एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम था जो आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा आई बिलीव। फिर आपने एनडीए पे कैसे फिर फोकस शिफ्ट किया और आगे क्या हुआ, प्लीज़ हमें बताइए। तो मेरे जेई के सेकंड अटेम्प्ट के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा था। एंड अब देखिए, ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट बनाने का टाइम भी नहीं था, क्योंकि अब हाँ, तो क्योंकि अब एसएसबी बिल्कुल नज़दीक आ गया था। वो मेरा 10 अगस्त को स्क्रीनिंग शेड्यूल था। 10 नहीं, 13 अगस्त प्रिसाइज टू से। सो 13 अगस्त को मेरा स्क्रीनिंग शेड्यूल था। तो बिना टाइम गवाते हुए जो भी नोट्स मैंने प्रिपेयर किए थे अपने एसएसबी ट्रेनिंग के दौरान, उनको रिवाइज़ किया, और जो भी मैं कर सकता था, फॉर एग्जांपल OIR में थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया लॉजिकल रीजनिंग के। फिर मैं गया अपने एसएसबी था मेरा 13 अगस्त को मेरी स्क्रीनिंग था। सो स्क्रीनिंग के टाइम पे क्या था कि मैं अकेले गया था, लाइक फैमिली मेम्बर एज सच मेरे साथ कोई नहीं था। मेरा एसएसबी था बैंगलोर में। बैंगलोर अकेले गए थे फ्रॉम दिल्ली? 17 एसएसबी बैंगलोर। ओह माय गॉड। सो 17 एसएसबी बैंगलोर में हमें सुबह 6 बजे रिपोर्ट करना था 13 अगस्त को। सो 13 अगस्त को सुबह 6 बजे रिपोर्ट किया। 6 बजे रिपोर्टिंग के बाद क्या हुआ कि हमारा स्क्रीनिंग कंडक्ट हुआ। स्क्रीनिंग कंडक्ट होने के बाद मैं सेटिस्फाइड था, हाँ स्क्रीनिंग में अच्छा। अब आपको स्क्रीनिंग प्रोसीजर के बारे में बताता हूँ। तो स्क्रीनिंग प्रोसीजर में क्या होता है कि सबसे पहले आपके 2 OIR टेस्ट कंडक्ट होते हैं। सो रिजल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो रिजल्ट लाइक मेरा ऑलमोस्ट लाइक मेरा जो चेस्ट नंबर अनाउंस हुआ था वो 15 था। तो 14 लोगों के बाद मेरा चेस्ट नंबर अनाउंस हुआ। लाइक थोड़ी बहुत नर्वसनेस तो होती है रिजल्ट्स के टाइम पे कि आपका लाइक चेस्ट नंबर अनाउंस होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो वो लाइक गूज़बम्स आते हैं यार कि हाँ जैसे मेरा नाम अनाउंस हो गया। ओ माय गॉड। सो क्या होता है कि अनाउंस होने के बाद आपको वहाँ जाना पड़ता है, अपना नाम, अपना लाइक अपना डेट ऑफ बर्थ, वो सब अनाउंस करना पड़ता है। उसके बाद आपको नया चेस्ट नंबर वो लोग प्रोवाइड करते हैं जो आप उसके बाद क्या हुआ कि मैं हैप्पी था। हाँ, मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को कॉल किया कि हाँ यार मैं स्क्रीनिंग हो गया हूँ। सो अब बाकी के 4 दिनों के लिए उन्होंने मेरे को वेल विशेस दिए और बोला कि अपना बेस्ट करके आना बाकी 4 दिनों में, ऐसा था। तो लाइक रिमेनिंग 4 डेज़ की बात करें तो रिमेनिंग 4 डेज़ में लाइक वैरायटी ऑफ टेस्ट कंडक्ट होते हैं। वैरायटी ऑफ टेस्ट कंडक्ट करने होते हैं। आपके थिंकिंग एबिलिटी को जज करना चाहते हैं कि अगर आप किसी मुश्किल सिचुएशन में फंसो तो आपका क्या रिएक्शन हो। तो आप क्या रिएक्शन दोगे वहाँ पे। आप क्या करोगे, आप कैसे अपने ग्रुप मेंबर्स को हैंडल कर सकते हो। अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं है, या आप एक फॉलोअर हो। सिंपल, आप क्या फॉलोअर हो क्या, एक बंदे के पीछे आप भी चलोगे, या आप में वो लीडरशिप क्वालिटी है। तो उस चीज़ को जज करने के लिए ये सारे टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। तो ये आपके एसएसबी ट्रेनिंग के दौरान था। तो मैं जानना चाहूँगा कि इतने टफ टेस्ट से आप गुजरे, आई बिलीव बहुत टफ है यार ये तो, मतलब किसी के लिए भी ऑन द स्पॉट सोचना, स्टोरी फ्रेम करना और क्या क्या नहीं। फिर फिजिकल टेस्ट भी होते हैं जो इन्होंने मेंशन करे, इतना टफ होता है यार, मतलब कैसे कोई कर लेता है। फिर आपने उसके बाद रिजल्ट्स क्या रहे अपने एसएसबी के, वो बताइए। और फिर आई बिलीव जेईई एडवांस भी तो था यार, उसके लिए क्या किया? ठीक है। तो फिज़िकल टेस्ट की बात करें जो कि 3rd एंड 4th डे में कवर होता है। तो 3rd एंड 4th डे में लाइक रिमेनिंग पार्ट्स को आपको वो जज करते हैं कि ठीक है आप अकेडमिकली गुड हो, आप सिचुएशंस पे सोच सकते हो, ठीक है वो बात सही है, दैट्स वेल एंड गुड। एंड नाउ रियल ग्राउंड पे आप क्या हो, मतलब कि आप क्या मतलब अंदर से ही अच्छे हो या लाइक फिजिकली भी बढ़िया हो, लाइक बाहर से भी बढ़िया हो। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ आर्मी ऑफिसर। ही शुड बी ओवरऑल गुड, नॉट ओनली इन वन स्पेसिफिक थिंग। सो जो अगला दिन था वो लास्ट डे था, वो कॉन्फ्रेंस था। तो जो कि हमने क्वालिटी टाइम अभी इन 4 दिनों में स्पेंड किया है, उन मेमोरीज़ को याद किया। बाकी जो लास्ट डे का प्रोसीजर था वो ये था कि कॉन्फ्रेंस का, तो कॉन्फ्रेंस में आपको ब्रीफ में बताता हूँ कि उसमें टोटल 5 या 6 जजेस बैठते हैं जो कि बोर्ड के मेंबर्स होते हैं। वो आपके एसएसबी का रिजल्ट डिसाइड करते हैं आपके परफॉर्मेंस को लेके कि आपका परफॉर्मेंस इन 4 डेज़ में कैसा था। सो हमारा कॉन्फ्रेंस करीबन अगर मैं आपको बताऊं तो 3 या 4 घंटे चला। फिर हमें थोड़ा देर ब्रेक दिया गया और रिजल्ट्स अनाउंस होने पे क्या हुआ कि टोटल 72 रिपोर्टिंग थी
टोटल 34 स्क्रीन इन हुए थे एंड 11 कैंडिडेट्स रिकमेंड हुए, जिनमें कि मैं नहीं रिकमेंड हो पाया अनफॉर्चुनेटली। बट लाइफ में ऐसी चीज़ें आती रहती हैं जो कि लाइक हाँ, कि एक और लाइक सेटबैक था मेरे लिए, सेटबैक था। सो ये था। तो मैं कहूँगा कि यार एक तरफ आपका जेई मेंस गया, हाँ। पूरा जा चुका है यार, एक तरफ आपका एनडीए भी गया यार, आपने रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया, उसके बाद आप एसएसबी तक पहुँचे और वो भी जा चुका है। यू आर नॉट कॉन्फिडेंस्ड आउट। आपको ऐसा नहीं लगा कि यार ना मैं यहाँ का रहा ना मैं वहाँ का रहा, मेरा अभी 10 दिन में जेई एडवांस्ड है यार, मतलब मजाक नहीं चल रहा है। तो मतलब ऐसे टाइम पे यार आपने कैसे हैंडल किया? और मैं तो होता यार, मैं तो मतलब ख़त्म हो चुका होता कि यार मैं क्या करूँ अपनी लाइफ में। इतना टफ टाइम है यार किसी के लिए भी, कोई कैसे इसको हैंडल कर सकता है? प्लीज़ आप बताइए यार, ये बहुत बहुत टफ है। तो ये जो पॉइंट था मेरी लाइफ में, ये एज सच मैंने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया है। और ये जो पॉइंट था ये लाइक ये था कि हाँ यार, अब यहाँ से मेरे ऊपर है सब कुछ। मैंने अगर यहाँ से हार मान ली तो बस मैं ख़त्म हो गया, लाइक द स्टोरी वॉज ओवर, द पाथ वॉज ओवर। ओके सो बट मैंने चुना कि नहीं यार, अब ठीक है, कोई बात नहीं, जो हो गया अब तक हो गया, अब आगे की चीज़ें वो हैं, वो मेरे हाथ में हैं। सो आगे की चीज़ क्या थी? आगे की चीज़ थी जेई एडवांस। सो जेई एडवांस का जो टाइम था, लाइक इट वाज अराउंड 10 डेज आफ्टर माय एसएसबी कॉन्फ्रेंस। सो अराउंड 10 डेज़ का टाइम मिला मुझे। उन 10 डेज़ में मैंने अब तक जितना भी सीखा था, अब तक जितने भी नोट्स वगैरह सब कुछ बनाए थे, मैंने सब कुछ लगा दिया। मतलब सारे नोट्स जो मैं कर सकता था उतने टाइम में मैंने वो सब कुछ किया। अपने फ्रेंड्स का सजेशन लेके उन्होंने भी मुझे इनकरेज किया कि अगर मैं क्वालिफाई हुआ हूँ तो मेरे को एग्ज़ाम तो पक्का देना चाहिए। तो मैंने वहीं बिल्कुल फॉलो किया और अपना जेई एडवांस का एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम तो खैर उतना अच्छा नहीं गया, बट ठीक है, कोई बात नहीं। रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो रिज़ल्ट अराउंड लाइक 10 डेज 2 वीक्स के बाद आता है, 2 वीक्स के बाद आता है। सो लाइक 2 वीक्स के बाद रिज़ल्ट आया। सो रिज़ल्ट भी मैं कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाया केमिस्ट्री में, बट लाइक मेरे को ये था कि यार हाँ यार, कम से कम मैं एग्ज़ाम देने से पीछे नहीं हटा। मैंने एग्ज़ाम कम से कम दिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पर भी, जबकि सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट आ चुका था मेरी लाइफ में, मैं पीछे नहीं हटा आगे की चीज़ों में। तो मैं अपने दर्शकों को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि यार इतने टफ टाइम में भी इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने बोला मैं बस जो भी है मैं लड़ूंगा, जितना भी आता है मैं लड़ूंगा, पर मैं लड़ूंगा ज़रूर। That's the main confidence that he has. That's the motivation that he has, and that everyone should learn this thing. तो ब्रेक नहीं होना है, कभी भी ब्रेक नहीं होना है, चाहे जो भी हो जाए, बुरा हो जाए, ब्रेक नहीं होना है। This is the best thing you can learn from him. Okay? And जेई एडवांस क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद क्या यार? अब तो मतलब क्या, अब तुमने फिर क्या सोचा कि मैं क्या करूँगा अपनी लाइफ में? तो मतलब ज़रा उस पर बताइए कि जिस चीज़ को तुमने अपना सब दे दिया वो भी चीज़ क्लियर नहीं हुई, और जो चीज़ थी वो भी नहीं, उसने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। अब तुम्हारे पास क्या बचा ब्रो, क्या बचा? सो ये मेरे लाइफ का लाइक टफेस्ट फेस चल रहा था। मैं आपको अगर बताऊं तो बहुत कन्फ्यूजन से भरा था, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी से भरा था। बट वही है कि इसी टाइम के लिए आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके सबसे बड़े सपोर्ट आपके पेरेंट्स इसी टाइम के लिए आप, हाँ बिल्कुल। तो मैंने उनसे बहुत सजेशंस लिए और उन्होंने बिल्कुल मेरे हर एक डिसीजन के साथ जाने के लिए बोला कि बिल्कुल मेरे ऊपर पूरा भरोसा था उनको कि मैं जो भी आगे करने वाला हूँ वो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट किया उस पर। तो आगे मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं ड्रॉप लूँगा इस साल के लिए। हाँ, सो सबसे बड़ा डिसीजन था मेरी लाइफ का, एंड आई थिंक द लाइफ चेंजिंग डिसीजन था मेरे लिए। सो ड्रॉप लेने का मैंने सोचा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो ड्रॉप लेने के बाद मैंने अपने फ्रेंड से सजेशन लिया, उन्होंने भी लाइक बोला कि हाँ बिल्कुल, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप बिल्कुल ड्रॉप लो। सो उसके लिए मैंने फिर अपने दोस्तों से जो भी स्टडी मटेरियल था, जो भी उन्होंने यूज़ किया था, वो मैंने ले लिया। और जो भी नोट्स वगैरह थे, फिर मैं नोट्स वगैरह जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं, और एक बैच मैंने परचेज़ किया ऑनलाइन, जो कि प्रयास बैच था PW का। वो मैंने बिल्कुल फॉलो किया, स्टार्टिंग फ्रॉम द डे मैंने फॉलो किया। फिजिक्स के लेक्चर्स, मैथ्स के लेक्चर्स, केमिस्ट्री के लेक्चर्स मैं लाइक हर दिन देखता था। तो
टेस्ट सीरीज़ मैंने एज फार मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ली। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में लाइक इन बैच ही वो एक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं प्रयास में ही, तो मैंने लाइक वहीं देता था। एज सच मैंने कोई अलग से कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ली। तो फर्स्ट अटैम्प्ट तक बिल्कुल लाइक नॉर्मल लाइफ चल रही थी, बिल्कुल था कि हाँ पढ़ाई भी चल रही है। कभी कभार जब पढ़ाई से बोर हो जाता था बहुत ज़्यादा तो थोड़ा वॉक कर लेता था पार्क्स में। लाइक एनडीए का भी मेरा, हाँ एनडीए का मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने अपने एडवांस के अटैम्प्ट के बाद एक सेकंड अटैम्प्ट आया था एनडीए का, वो भी मैंने क्लियर किया एनडीए का अटैम्प्ट एग्ज़ाम देके। हाँ तो उसकी भी एसएसबी के डेट्स फिर अप्रोच कर रहे थे, तो उसके लिए मैंने थोड़ा फिजिकल पार्ट पे, जैसा कि मेरे को लगा कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में थोड़ा फिजिकल मे बी मुझसे कम हो गया हो, तो उस पर मैंने थोड़ा बहुत फोकस किया। साइड बाय साइड रनिंग करता था मैं अराउंड लाइक 4 PM इन द इवनिंग, जब मैं लाइक पढ़ाई से लाइक थोड़ा बोर होने लगता था। तो ये था मेरा। तो मतलब जेई एडवांस के बाद आपने जब एनडीए दिया तो आपकी जेई की अगेन ड्रॉप की प्रिपरेशन शुरू हो गई। हाँ। जेई मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन, ओके आई वुड लाइक टू से। और उसके साथ साथ आप अपनी फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह भी फोकस कर रहे थे बिकॉज यू हैव योर एसएसबी अगेन। तो आपका एसएसबी फिर से अप्रोच कर रहा है, आपका जेई फिर से अप्रोच कर रहा है, तो आप साइड बाय साइड दोनों को फिर से मैनेज करते करते चल पड़े। वाह ओके, फिर कैसा हुआ आपका एसएसबी और कब था? एसएसबी पहले था कि जेई मेन पहले था, वो बताइए पहले। तो डेट्स के हिसाब से एसएसबी पहले आया था मेरा, एसएसबी पहले था एंड 9 जैन को रिपोर्टिंग थी उसकी। सो एसएसबी के लिए वही है कि मैंने अपने जो पिछले कोचिंग के दौरान मैंने जो नोट्स बनाए थे उन्हीं नोट्स को फिर से मैंने रिवाइज़ किया, OIR थे, क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर मैं एसएसबी के लिए प्रिपरेशन से गया। एंड वहीं लाइक फर्स्ट डे के दिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्क्रीनिंग होता है, मैं स्क्रीनिंग हो गया था फर्स्ट डे। हो गए? हाँ। एंड स्क्रीनिंग होने के बाद फिर वही 4 डेज़ का प्रोसीजर था जो कि लाइक मैंने अपना पूरा जो मैं अब तक लाइक सीख के गया अपने पिछले एसएसबी एक्सपीरियंस से उससे मैंने दिया। बट अनफॉर्चुनेटली इस बार भी मैं कॉन्फिडेंस आउट हो गया 5th डे। सो अगेन एक सेटबैक आया मेरी लाइफ में। लाइक अब तक तो आपको कई सारे सेटबैक सुनने को मिल गए होंगे वैसे। सो सेटबैक पे सेटबैक लाइक आ ही जा रहा था, बट लाइक अब तक तो मैं लाइक नॉर्मल था यार, कोई बात नहीं, यूज्ड टू हो गया था यार, कोई बात नहीं। अब लाइफ है तो यार लाइफ में फेलियर्स तो मिलेंगे और सक्सेस हो सकता है उससे बड़ा मिल जाए। हाँ, उसके वेट में। That's the attitude. हाँ बिल्कुल, तो वही था यार। बस मैं जो जैसे लाइफ चल रही थी वैसे मैं चलने दे रहा था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था यार। मैं मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया, वो हुआ, अब वो पहले की बात रह गई थी मेरे लिए। ठीक है, अब मैं कोई ऐसा स्ट्रेस में नहीं आया। मैं घर पे आया, फर्स्ट अटैम्प्ट में जितने डेज बचे थे मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया अपना, बिल्कुल तैयारी से दिया एंड आई स्कोर 95.8 परसेंटाइल, विच वॉज लाइक इम्प्रूवमेंट फ्रॉम माई प्रीवियस अटैम्प्ट। From 85 percentile, I guess, you jump to 95. Amazing यार, amazing. तो ये आपका हार्ड वर्क दिखा रहा है, साइड बाय साइड आपका एसएसबी का फिर से हो गया सेटबैक। वेरी वेरी यार लाइक हार्ट रेंचिंग इट इज़ यार, मतलब कैसे तुम सह लेते हो, है ना? तो उसके बाद भी फिर तुम जेई मेंस दिया, फर्स्ट अटैम्प्ट काफ़ी अच्छा गया, फिर सेकंड अटैम्प्ट के लिए कैसा रहा एटीट्यूड? उसके लिए क्या कुछ एक्स्ट्रा किया कि नहीं किया? हाँ, अब बात आई मेरे सेकंड अटैम्प्ट पे। तो सेकंड अटैम्प्ट के लिए मैंने अपना प्रीवियस अटैम्प्ट का स्कोर इम्प्रूव करने के लिए एलन की एक टेस्ट सीरीज़ ले ली, जो कि उसी के अराउंड लाइक जनवरी के अराउंड ही लॉन्च हुई थी। सो वो टेस्ट सीरीज़ थी कि हर संडे हमारा एक टेस्ट होता था फॉर मेंस के पैटर्न पे और कभी कभार एडवांस के पैटर्न पे भी बीच में। सो उस मॉक टेस्ट को मैंने लाइक बहुत रेगुलरली देता था, मैं उस मॉक टेस्ट को बिल्कुल फॉलो करता था, स्कोर्स बिल्कुल सीरियसली। हाँ, तो स्कोर्स वगैरह लाइक मैं उतना मैटर नहीं रखता था, कोई बात नहीं यार, लर्निंग वॉज द मेन थिंग। तो बिल्कुल मैंने नोट्स वगैरह रिवाइज करता था और क्वेश्चन सॉल्व करता था। टेस्ट को एनालाइज करता था थोड़ा बहुत, बिल्कुल हर टेस्ट को मैं एनालाइज थोड़ा बहुत मैं जितना कर सकता था उतना करता था। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर एक क्वेश्चन को हर एक टेस्ट में से मैं एनालाइज कर पाता था, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा, बट थोड़ा बहुत मैं हर एक टेस्ट में जो मेरे लाइक उस टेस्ट में लाइक कुछ जो बच्चे थे उनसे मिलके मैंने एक ग्रुप बना लिया, तो कुछ क्वेश्चंस उस पर भेज देता था। कुछ लाइक मेरे एक रिलेटिव हैं, वो क्वेश्चन कुछ डाउट सॉल्व कर देते थे। All at the resources. Okay. हाँ, Whatever तो was with you,
you followed that with full dedication. Full dedication. And you were like ready to fight the exam with whatever knowledge, हाँ. whatever resources I had. हाँ, और ऐसा चल रहा था, लाइफ बहुत नॉर्मल चल रही थी, बट इसी बीच एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ जो मेरे साथ हुई कि लाइक मेरे फादर कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गए. सो एक बहुत लो पॉइंट आया मेरे फेज में कि You were at the hospital. हाँ, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और 5 दिन लाइक उनके केयर टेकिंग के लिए मेरे को वहाँ पे रहना पड़ा, कुछ दिन स्पेंड करने पड़े. हालांकि मैं उधर भी लाइक जब टाइम निकलता था हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में भी कभी कभार पढ़ लेता था. तो जब टाइम निकाल के किसी तरह, क्योंकि लाइक पढ़ाई से बिल्कुल भी डिटैच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल. हाँ, कैसे हो सकता है? बिल्कुल. सो मैं लाइक उन्हें करीबन 1 हफ्ते के बाद डिस्चार्ज मिल गया था हॉस्पिटल से. सो उसके बाद मेरा जस्ट लाइक मेंस अटेम्प्ट अब पास आ गया था. हाँ. सो एक और इंसिडेंट हुआ, एक बहुत बड़ी चीज़ हुई मेरे साथ कि लाइक मेरी जो दादी थी वो जो कि गॉल ब्लैडर कैंसर से डायग्नोज हो चुकी थी करीबन 1 महीने पहले, वो पास अवे हो गई एम्स में. सो उस टाइम जो था, उस टाइम बहुत ज़्यादा फैमिली में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया था कि अब मेरे ऊपर था कि मैं उसको कैसे मैनेज करूं जेई मेंस के साथ, और जो कि मेरा लास्ट जेई मेंस था इस बार. लास्ट. हाँ, तो उसके साथ मैं कैसे मैनेज करूं, पूरा मेरे ऊपर था वो. तो मैंने कहा अपने फादर को कि लाइक उनके और रिलेटिव्स के साथ लाइक लास्ट राइट्स परफॉर्म करने के लिए वो हरिद्वार गए, मैं अपने घर पे रहा. मैंने alone at your हाँ, how मैंने you manage your food? So you manage all. हाँ, मैंने अपने फैमिली को बोल दिया कि हाँ आप बिल्कुल टेंशन फ्री जाओ, क्योंकि एज सच मैं पहले कभी घर में अकेला रहा नहीं था. ठीक है, तो उनको मैंने बोला कि हाँ मैं किसी तरह मैनेज कर दूंगा, कि खाना वगैरह जो है कभी बाहर से मंगा लिया, कभी घर में मेड आती थी वो बना देती थी, ऐसा था. बिल्कुल. तो इसी तरह मैंने कुछ दिन लाइक मैनेज किया. फिर 1-2 दिन के लिए, हाँ, फिर 1-2 दिन के लिए मैं वैसे लास्ट राइड्स अटेंड करने भी गया था. फिर जस्ट घर आने के बाद उसके 3 या 4 दिन बाद मेरा जेई मेंस था. सो जेई मेंस का क्या था कि इस बार डिफ़िकल्टी लेवल ऑब्वियसली पिछले लेवल से थोड़ा बढ़ा था, पिछली बार से. एंड इस बार हुआ क्या था कि हाँ मैं फुली कॉन्फिडेंट था. अब तक जो मैंने प्रिपरेशन की है, जो भी किया है मैंने वो लगाया. अपना पेपर का दिन था, सबसे लाइक मैं क्या बताऊं कि मैंने सबसे लाइक इम्पॉर्टेंट दिन था मेरे लाइफ, पूरी लाइफ का उस दिन. तो हाँ 3 साल की मेहनत है. तो लाइक मैं बताऊं तो 98 परसेंटाइल मैंने स्कोर किया था. एंड हाँ पहले से बहुत इम्प्रूव हो गया था. एंड ये था जेई मेंस का. मैं ठीक है, हैप्पी तो नहीं बोलूँगा मैं, हाँ ठीक है, बट ओके. हाँ इम्प्रूवमेंट था, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट था. एंड ये था मेरा जेई मेंस तक. तो उसके बाद यार मतलब तुमने इतना अच्छा इम्प्रूव कर लिया यार, मतलब बहुत कमेंडेबल है. At such point of time where so many things happened in your life, your grandmother, your dad, so many things like at the same point of time happened with you, and still you managed to come out of the way and do this big achievement. Okay, so बस यार अब तो एडवांस का सफ़र बाकी था, वो भी बता दो यार. एडवांस कैसा गया वो भी बता दो यार. रिजल्ट अभी तक आए नहीं है, पर बता दो यार तुम. बिल्कुल. सो कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ माई स्टोरी, और ये सबसे लाइक क्या बताऊँ मैं, लाइक इस टाइम सेकेंड अटेम्प्ट के बाद थोड़ा बहुत मेरे को बर्नआउट फील हो रहा था कि लाइक अच्छा खासा टाइम बीत गया था. और बर्नआउट फील होने से बचने के लिए लाइक मैं कभी कभार वॉक पे चला जाता था, कभी कभार क्या था अपने टेरेस पे ही घूम लेता था उस बर्नआउट को रिड्यूस करने के लिए. ठीक है, तो ऐसा था कि अब तो डायरेक्ट था यार. अब बस ये था कि मुझे बस मॉक टेस्ट देने हैं, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और रिवीजन करना है. तो बेसिक चीज़ों को मैंने फॉलो किया और अपना जो बेस्ट था, बेस्ट पोटेंशियल था जो मेरा, उसको बिल्कुल मैं लाया पेपर के दौरान. एंड हाँ, और जेई एडवांस का जो दिन था वो 4 जून था, संडे को एज यूजुअल जो होता है. सो क्या पेपर 1 जो था, पेपर 1 एग्जैक्ट अगर मैं बताऊँ तो थोड़ा इजी आया था. हाँ. पेपर 1 पेपर 2 से. तो पेपर 1 इजी था. एंड पेपर 1 जो था लाइक मैं टोटल 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे मैंने, क्योंकि लाइक पिछली बार से तो ज़्यादा थे. हाँ. बट एज सच मैं सेटिस्फाइड नहीं था अपने. लेकिन क्या था कि अब सेकेंड जो पेपर था उस पर मैंने जो लोड नहीं बनने दिया अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के
लाइक फर्स्ट अटैम्प्ट के परफॉर्मेंस को। सो मैंने बिल्कुल अपना सेकंड अटैम्प्ट दिया और सेकंड अटैम्प्ट थोड़ा डिफिकल्ट आया था, पर तब भी मैं टोटल 16 क्वेश्चंस उसमें भी अटैम्प्ट करके आया। तो ये था मेरा पेपर का एक्सपीरियंस। ठीक है, मैं पेपर से सेटिस्फाइड बोलूँगा, बट लाइक हैप्पी तो नहीं बोलूँगा कि उतना अच्छा नहीं कर पाया जितना मैं कर सकता था। सो ये था। आई बिलीव यार, तुम ये देखो, एक साल पहले को लेके चलते, एक साल पहले का आर्यन जो 85 परसेंटाइल पे टिका हुआ है, ना उसके पास कोई अच्छा कॉलेज मिलने को है और ना उसके पास एनडीए है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, बट स्टिल उस आर्यन ने हार नहीं मानी। उस आर्यन ने कभी भी छोड़ा नहीं इस प्रिपरेशन को। उसने बोला नहीं, मैं ड्रॉप लूँगा, मैं फिर भी एक और कोशिश करूँगा, मैं तब तक कोशिश करूँगा जब तक मैं कर सकता हूँ। ओके, तो उसने फिर जब से प्रिपरेशन शुरू करी, अगेन एनडीए दिया, फिर फेल हुआ, तब भी नहीं छोड़ा। उसके बाद फिर जेईई दिया और अब इसकी 98 परसेंटाइल आई है। इसको बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता है, एनीवेयर वेर एवर ही वांट, गुड एनआईटीज़, गुड गवर्नमेंट कॉलेजेस ही कैन गेट। सो स्टैंडिंग एट दैट पोजीशन। तो आप देख सकते हैं एक साल में कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, और इट्स जस्ट द इंप्रूवमेंट ऑफ योर माइंड सेट, हाउ यू टेक थिंग्स। it's the basically the quality of his positivity and optimism that he has, how he takes the difficult circumstances that comes in his way. इतने ups and downs के बाद भी यार बंदा आज एक लेवल पे है, जेईई एडवांस दिया, चाहे आगे कुछ भी हो, but still he has learned perseverance, he has learned resilience in his life that will move on in his whole journey of life rest, which will help him in many situations. Thank you so much. स्टोरी कि अगर हम उस एक साल पहले क्लोजिंग नोट पे आप सभी को ये बोलना चाहूँगा कि चाहे आपके लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए, चाहे आपके लाइफ में लाइक आपको ये लगे कि अब यहाँ से हार मानना ही एक पॉसिबिलिटी, अब कुछ नहीं है, तो आपको तब भी जो आपके आगे जो चुनौतियाँ आ रही हैं, उन चुनौतियों को सामना आपको बिल्कुल करना चाहिए। और इन सारे मुश्किल हालातों से अगर आपको डील करना है, तो सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स का, अपने फ्रेंड्स का आपको सपोर्ट लेना चाहिए इन सारे प्रॉब्लम से डील करने के लिए। तो सबसे बड़ा मेरे ख्याल में ये है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा बिल्कुल सपोर्ट किया, पूरा सपोर्ट किया, और जितना वो कर सकते थे उतना किया। बिल्कुल। तो ये मेरे लिए एक सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था मेरे लिए। प्लस मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो एक वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड सर्कल है, और मैं ब्लेस्ड हूँ ऐसे फ्रेंड सर्कल के होने से। सो ये है मेरी क्लोजिंग नोट। सो लेट्स ओके। सो आपको ऑल द बेस्ट, आपकी जो भी एस्पिरेशंस है बिल्कुल फुलफिल होंगी। सो ये थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग सो पेशेंट लिसनिंग टू दिस। थैंक यू। ये देखो स्टोरी कि अगर हम उस